A very warm welcome to your own YouTube channel, Coffee with Knowledge. I hope you all are having a blessed day and a blessed life. और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को अराइवल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया का पार्ट 1 अच्छा लगा होगा। अब दोस्तों बात करते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद क्या हुआ। देखो, मैंने आपको बताया था ना, एक टूर्नामेंट चलता था जहाँ पे हिंदूज की अपनी टीम थी, मुस्लिम्स की अपनी टीम थी, पारसीज की अपनी टीम थी। वो टूर्नामेंट दोस्तों अब अबॉलिश हो चुका था। उस टूर्नामेंट के महात्मा गांधी भी काफ़ी खिलाफ में थे और काफ़ी लोग खिलाफ में थे, क्योंकि अब इंडिया एक सेक्युलर देश था। सेक्युलर देश में रिलीजन बेस्ड टूर्नामेंट नहीं हो सकते थे। अच्छा, इस दौरान इंडिया की परफॉर्मेंस वैसे कैसे चल रही थी? तो दोस्तों बहुत बुरी परफॉर्मेंस चल रही थी। इंडिया 1932 से लेके 1952 तक सारे टेस्ट मैच हारा था। इनफैक्ट उनकी इतनी बुरी परफॉर्मेंस थी कि काफ़ी ज़्यादा शॉक लग रहा था लोगों को कि एक देश जो इतना अच्छे से प्रोग्रेस कर रहा था क्रिकेट के टुवर्ड्स, जो इनिशियल स्टेजेस पे इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा था, अब थोड़ा उनके फैसिलिटीज़ भी आ रही थी तो उनकी परफॉर्मेंस उठ क्यों नहीं रही थी। फिर दोस्तों इंडिया की आई पहली टेस्ट विक्ट्री। वो टेस्ट विक्ट्री दोस्तों 1952 सीरीज में थी अगेंस्ट इंग्लैंड। वो 5 मैच की सीरीज थी और उस सीरीज का आखिरी मैच जाके इंडिया ने जीता था। और उस मैच में वीनू मांकड़ ने 12 विकेट्स लिए थे और उस टीम के कैप्टन थे विजय हजारे। ठीक है दोस्तों, और इस टाइम पे रणजी ट्रॉफी अब बढ़ती जा रही थी। ये डोमेस्टिक की मोस्ट चोजन टूर्नामेंट बनता जा रहा था। फिर आगे चलते हैं दोस्तों, फिर हम बात करते हैं अपनी पहली ओवरसीज टेस्ट विक्ट्री की। वो हमें मिली थी न्यूजीलैंड में इन द ईयर 1968। अच्छा, इस टीम के कैप्टन थे द यंग टाइगर पटौदी। इन्होंने बहुत अच्छी कैप्टनसी करी थी और इंडिया को अपनी फर्स्ट टेस्ट विन इन ऑन ओवरसीज सॉइल दिलाई थी। अच्छा, अब तो ये बात हो गई, पहली टेस्ट विक्ट्री आ गई, पहली ओवरसीज टेस्ट विक्ट्री आ गई। अब पहली टेस्ट सीरीज विक्ट्री आने वाली थी दोस्तों, और वो सीरीज विक्ट्री बहुत स्पेशल होने वाली थी। क्यों? क्योंकि वो उस टाइम की वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस टीम्स वेस्ट इंडीज के साथ। वेस्ट इंडीज का बॉलिंग अटैक दोस्तों बहुत ज़्यादा खतरनाक माना जाता था। माइकल होल्डिंग, जॉन गार्डनर, बहुत ज़बरदस्त पेस बॉलर्स थे उनके पास। और इस सीरीज में एक हीरो निकल के आने वाला था और उस हीरो का नाम था सुनील गावस्कर। उन्होंने अपनी बैटिंग से पूरी दुनिया को हिला दिया था। ही स्कोर्ड 774 रन्स अगेंस्ट द माइटी वेस्ट इंडीज, इतने टफ बॉलिंग अटैक्स के साथ, और उस टाइम पे तो बिना हेलमेट के खेलते थे। 774 रन्स, जस्ट इमेजिन। फिर दोस्तों अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे क्या हुआ? आगे हुआ दोस्तों सबसे पहले 75 का वर्ल्ड कप। अब देखो, इसमें इंडिया को कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि देखो दोस्तों, वनडे खेलने की इनको ज़्यादा आदत नहीं, और हुआ भी वो, अपने सारे मैचेस हार गए। ईस्ट अफ्रीका से एक मैच जीते थे, लेकिन सुनील गावस्कर विलन बनने वाले थे। क्यों विलन बनने वाले थे? क्योंकि जब इंडिया का पहला मैच हुआ ना इंग्लैंड के साथ, तो इंग्लैंड ने उनको टारगेट दिया था 330 का, और उसको चेस करते हुए सुनील गावस्कर ने बनाए थे 37 रन्स ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 170 बॉल्स। उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया था कि इतनी स्लो इनिंग्स कोई कैसे खेल सकता है। एक आदमी जो थोड़ा टाइम पहले हीरो था, अब वो विलन बन चुका था। फिर दोस्तों 79 वर्ल्ड कप की बारी आई और 79 में तो और बुरी परफॉर्मेंस थी, एक भी मैच नहीं जीते। इनफैक्ट ये हालत थी कि श्रीलंका से भी हार गए। श्रीलंका को तब एक ढंग की टीम तक नहीं माना जाता था, इंडिया उनसे भी हार गई। ये था, और बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती जा रही थी। फिर दोस्तों आया 1983 का वर्ल्ड कप। अच्छा, एज यूजुअल 1983 के वर्ल्ड कप में भी कोई ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगाई जा रही थी इनसे, और इस टीम के कैप्टन को चूज किया गया था कपिल देव को। काफ़ी सारी स्पेकुलेशन थी शायद सुनील गावस्कर हो, लेकिन चूज कपिल देव को किया गया था। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, इसमें क्राउड को तो क्या, प्लेयर्स को खुद से एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। इनफैक्ट जाने से पहले 1983 के वर्ल्ड कप के मेंबर्स, जो वर्ल्ड कप टीम के मेंबर्स थे, उन्होंने अपनी यूएसए की टिकट करा रखी थी
कि देखो बीच में तो डिस्क्वालीफाई हो ही जाएंगे, फिर वहां पे घूम फिर के फैमिली के साथ घूम फिर के आ जाएंगे वापस। बट सरप्राइजिंगली इंडिया प्लेड वेरी वेल। दोस्तों मैं सीधा 1983 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जाता हूं, विच वॉज अगेंस्ट इंग्लैंड। ये दोस्तों मैच बहुत ज़बरदस्त हुआ था और इस मैच के मैन ऑफ द मैच थे मोहिंदर अमरनाथ। दोस्तों एक कंट्री जो दूसरी कंट्री की गुलाम थी, अब इंडिया इंग्लैंड में जाके उन्हीं के टूर्नामेंट में, उन्हीं की सीरीज में, उन्हीं के बनाए हुए गेम में और उन्हीं की धरती पे उनको सेमीफाइनल से बाहर कर चुकी थी। ये बहुत बड़ी बात थी दोस्तों, लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश, और अब अंदाज़ा लगा सकते हैं वो उस टाइम पे कितनी बड़ी बात थी। फिर दोस्तों आया 83 वर्ल्ड कप का फाइनल। एज यूजुअल लोगों को ज़्यादा उम्मीद नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि दे वर प्लेइंग अगेंस्ट द माइटी वेस्ट इंडीज़। वेस्ट इंडीज़ कौन थे? 75 के वर्ल्ड कप विनर्स, 79 के वर्ल्ड कप विनर्स, एंड एवरीवन एक्सपेक्टेड देम टू विन द 83 वर्ल्ड कप एज वेल। अच्छा, जब मैच शुरू हुआ ना तो वैसे ही हुआ जैसा एक्सपेक्टेड था। इंडिया स्टार्टेड लूजिंग देयर विकेट्स और दे मेड अ मेयर 183 रन्स। अब लोगों को लगा यार ये तो फॉर्मेलिटी है, वीव रिचर्ड्स आएंगे, 30, 35, 40 ओवर में मैच खत्म करके चले जाएंगे। लेकिन मैच दोस्तों चेंज होने वाला था। इंडियन बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग डाली, मोहिंदर अमरनाथ ने बहुत अच्छी डाली, कपिल देव ने बहुत अच्छी बॉलिंग डाली, और दोस्तों वेस्ट इंडीज़ की विकेट्स गिरनी शुरू हुई। इनफैक्ट कपिल देव ने क्लाइव लॉयड, जो उनके कैप्टन थे वेस्ट इंडीज़ के, बहुत ज़बरदस्त कैच ली थी, और उस कैच लेने के थोड़ी देर के बाद ही इंडिया बिकेम फेवरेट्स, और उसके थोड़ी देर के बाद दोस्तों इंडिया वर्ल्ड चैंपियन बन चुका था। एक बोर्ड जो एक अपनी इंडिपेंडेंस की तलाश कर रहा था 1928 में, आज उस बोर्ड के कैप्टन के हाथ में वर्ल्ड कप ट्रॉफी थी। कहाँ पे थी? इंग्लैंड की ही धरती पे। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात थी, इसने देश को यूनाइट किया, देश को एक बहुत कॉन्फिडेंस दिया। फिर मैं आपको दोस्तों एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। एक हमारे पॉलिटिकल मेंबर थे साल्वे जी बीसीसीआई में बहुत अच्छी पोस्ट पे थे। तो जब 83 का वर्ल्ड कप था ना, तो उन्होंने होस्ट को बोला कि मुझे थोड़े और पासेस चाहिए। तो उनको क्लियरली बोल दिया गया कि ये 2 पासेस मिलेंगे, अगर आना है तो आओ, किसी और को देना है तो दे दो। उनको काफी ज्यादा इंसल्टेड फील हुआ था। अच्छा, अब 83 का वर्ल्ड कप खत्म हुआ तो क्या हुआ, एक मीटिंग में श्रीलंकन बोर्ड के हेड, इंडियन बोर्ड के हेड साल्वे जी और पाकिस्तान बोर्ड के हेड वो बैठे थे। तो साल्वे जी ने बोला काश ऐसा कोई वर्ल्ड कप मैच इंडिया में हो पाता। तो पाकिस्तान के जो हेड थे उन्होंने बोला आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्यों नहीं हो सकता है ये वर्ल्ड कप? तो श्रीलंका वाले ने बोला कि सर हमें भी बहुत ज़्यादा खुशी है, इंडिया वर्ल्ड कप जीती है, हमें लग रहा है ऐसा कि हम वर्ल्ड कप जीते हैं। क्यों? क्योंकि हम सारे ही उनको ब्रिटिश यूज टू रूल अस, श्रीलंका, पाकिस्तान इंडिया तो एक ही था, तो उनको भी बहुत बड़ा जील था। तो उस पे साल्वे जी ने पाकिस्तान के हेड को बोला क्या आपको लगता है इंडिया और पाकिस्तान मिलके ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर सकता है? और दोस्तों ये बात वहां पे ही बड़ी कैजुअली खत्म हो गई। फिर दोस्तों 2 साल के बाद एक बड़ी मोमेंट आने वाली थी। वो मोमेंट क्या थी? वो मोमेंट थी वर्ल्ड चैंपियनशिप। अच्छा, इनको ना आदत थी इंग्लैंड वालों को, ये ऐसे टूर्नामेंट कराते रहते थे कि दुनिया को याद रहे कि हम तुम पे रूल करते थे। ये टूर्नामेंट क्या था? टू सेलिब्रेट द 150 ईयर्स ऑफ यूरोपियन सेटलमेंट इन विक्टोरिया। ये था टूर्नामेंट का कॉज। खैर एनीवेज, ये टूर्नामेंट दोस्तों इंडिया ने जीत लिया, और इस टूर्नामेंट में इंडिया को एक नया हीरो मिला। उस हीरो का नाम था रवि शास्त्री। ये एक बहुत ज़बरदस्त ऑलराउंडर थे, और इंडिया ने फाइनल में पाकिस्तान को हराया था, तो ज़रा खुशी थोड़ी बढ़ गई थी इनकी। अच्छा, अब क्या हुआ? अब 83 का वर्ल्ड कप इंडिया जीत चुकी थी, 85 की वर्ल्ड चैंपियनशिप इंडिया जीत चुकी थी। अब क्या था? डिस्कशन होनी स्टार्ट हुई कि किसी तरीके से वर्ल्ड कप को इंडिया में कराना है। साल्वे जी, जगमोहन जी, आई.के. बिंद्रा जी, बहुत सारे लोग इसके पीछे इन्वॉल्व थे, एंड दे डेस्परेटली वांटेड द वर्ल्ड कप टू कम टू इंडिया।
पर देखो दोस्तों, इसको ऑर्गेनाइज कराना आसान नहीं था। अभी तक आप विश्वास नहीं करेंगे, ये रूल था कि कोई भी वर्ल्ड कप इंग्लैंड के बाहर नहीं जा सकता। इंग्लैंड कभी अलाउ नहीं करती कि वर्ल्ड कप इंग्लैंड से बाहर निकले। इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया हैड ऑल द वीटो पावर्स। ये इंडिया को पता था कि ये कभी भी इस चीज़ को नहीं होने देंगे, बट इंडिया को ये पता था कि काम कैसे करवाना है। तो जो बाकी बोर्ड्स थे, जो न्यूजीलैंड, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका के बोर्ड्स थे, उन लोगों को जो शेयर मिलता था ना वर्ल्ड कप में आने का, इंडिया ने उस शेयर को डबल कर दिया। शेयर को डबल किया तो बाकी बोर्ड साथ में आ गए। अच्छा, इसमें ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी। ऑस्ट्रेलिया खुल के इंग्लैंड का विरोध नहीं करता, लेकिन अगर कोई सीक्रेट वोटिंग होती ना, तब इंडियन बोर्ड को लगा वो हमारा साथ देते। अच्छा, क्यों देते साथ? क्योंकि अगर एक बार वर्ल्ड कप इंग्लैंड से बाहर निकलता तो ऑस्ट्रेलिया भी तो कभी ना कभी पहुंचता। उनका अपना भी पर्सनल इंटरेस्ट था उसके पीछे। खैर, सिचुएशन अभी भी सॉल्व नहीं हुई। इसके पीछे फिर बहुत सारे बोर्ड्स ने एक बहुत लंबा केस लड़ा दोस्तों। वो केस था अगेंस्ट इंग्लिश बोर्ड कि ये वर्ल्ड कप इंग्लैंड से बाहर निकलना चाहिए, इट इज़ नॉट जस्टिफाइड। ये क्या रूल हुआ कि इंग्लैंड से बाहर वर्ल्ड कप आ ही नहीं सकता? बाकी टीमें क्यों नहीं होस्ट कर सकती? और फिर उस केस का रिजल्ट आया और वो केस इंडिया जीत चुका था। अब दोस्तों वर्ल्ड कप इंडिया आ रहा था और वो वर्ल्ड कप इंडिया और पाकिस्तान को साथ में होस्ट करना था। बट दोस्तों अब डिसीजन हुआ था, प्रॉब्लम तो अब स्टार्ट होनी शुरू हुई थी। अभी तो वो बाहर के लोगों से लड़ रहे थे, अब इंटरनल इशू स्टार्ट होने थे। अच्छा, इसका जो सबसे पहला स्पॉन्सर था ना, स्पॉन्सर आने बहुत ज़रूरी थे। बिना इतना बड़ा वर्ल्ड टूर्नामेंट अगर हो रहा है तो स्पॉन्सर्स तो चाहिए। तो इसमें पहले हिंदुजाज थे स्पॉन्सर, फिर हिंदुजाज का फॉरेन एक्सचेंज का कुछ इश्यूज हुए, फिर हिंदुजाज ने बैकआउट कर दिया, गवर्नमेंट ने अलाउ ही नहीं किया उनको टू स्पॉन्सर। फिर आई रिलायंस इंडस्ट्रीज और इसमें भी अनिल अंबानी का बहुत बड़ा रोल था। अनिल अंबानी ने काफ़ी हाथ पांव मारे थे टू मेक श्योर कि ये चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाएं और फिर ये बन गया था रिलायंस कप। अच्छा, ये तो एक इशू हो गया स्पॉन्सर का। उसके बाद इशू आया फॉरेन एक्सचेंज का। 4 करोड़ रुपए के तो फॉरेन एक्सचेंज चाहिए थे इनको। और दोस्तों याद रखना, ये 1987 की बात है। इस टाइम पे फॉरेन एक्सचेंज लेना इतना आसान नहीं था और ये इतनी मुसीबत बनती जा रही थी कि इट बिकेम एन एम्बेरसमेंट। और उस टाइम के प्रधानमंत्री राजीव गांधी को इन्वॉल्व होना पड़ गया था। उन्होंने आरबीआई को गाइड किया था कि इनको जो सपोर्ट चाहिए दे दो, क्योंकि उनको बहुत लोगों ने समझाया अगर इस टाइम पे ये प्रॉब्लम हो गई तो बहुत एम्बेरसमेंट होने वाली है एंड यू नीड टू गेट इन्वॉल्व। आप इसमें बैकआउट नहीं कर सकते, यू हैव टू गेट इन्वॉल्व बीइंग द पीएम। फिर उनको बात समझ में आई कि ये एक बहुत बड़ा इशू बन सकता है। अच्छा दोस्तों, प्रॉब्लम यहाँ नहीं खत्म हुई। फिर क्या हुआ, इंडिया पाकिस्तान की एज यूजुअल मिलिट्री टेंशन स्टार्ट हो गई। और जब ये मिलिट्री टेंशन स्टार्ट हुई, इंग्लैंड को तो बहाना चाहिए था। इंग्लैंड ने सीधा बोल दिया हम तो ट्रैवल करेंगे ही नहीं और हमें नहीं लगता किसी को ट्रैवल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इंडिया पाकिस्तान सेफ नहीं है ट्रैवल करने के लिए। उन्होंने अपने हाथ पांव मारने शुरू कर दिए। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या आई? सिचुएशन को तो किसी तरह से ईज आउट करना ही था। फिर आईएस बिंद्रा जी जो थे, उन्होंने पाकिस्तान के हेड ऑफ क्रिकेट को फ़ोन किया और उनको बोला आप हमारे यहाँ पे आके एक मैच देखिए। वो पाकिस्तान के पीएम भी थे। फिर उन्होंने कहा कि राजीव गांधी क्या इस चीज़ को मानेंगे? उन्होंने कहा उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप बस आ जाओ। उसके बाद वो आए, उन्होंने मैच देखा, थोड़ी मिलिट्री टेंशन ईज आउट हुई और फिर फाइनली ये कंफर्म हुआ कि अब वर्ल्ड कप इंडिया में स्टार्ट होगा। बट ये तो इंडिया है, प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हुई थी। अब नई प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। अब दूरदर्शन और बीसीसीआई की लड़ाई स्टार्ट हो गई थी कि ब्रॉडकास्टिंग राइट्स कौन होगा। फिर इनका कोई लीगल केस चला। फिर उस टाइम पे एक टेम्परेरी सेटलमेंट निकाला गया था वर्ल्ड कप को शो करने के लिए। देखा, वर्ल्ड कप तो आ गया था लेकिन प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुई थी। अच्छा, उस वर्ल्ड कप का क्या रिजल्ट निकला? वर्ल्ड कप में ये हुआ कि इंडिया क्रैश्ड आउट इन द सेमीज। वो इंग्लैंड से हार गए थे और दूसरी साइड पे पाकिस्तान ऑल्सो लॉस्ट टू ऑस्ट्रेलिया इन द सेमीज। तो जो दोनों होस्ट नेशन थे वो दोनों टूर्नामेंट से बाहर हो चुके थे और फाइनल हुआ था ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड। इट इज सेड इट इज द सेकेंड मोस्ट क्लोजली फॉट फाइनल। वो इतना क्लोज था और उसके विनर्स थे ऑस्ट्रेलिया। एक
नया वर्ल्ड चैंपियन मिल चुका था। और दोस्तों ये टूर्नामेंट ये वर्ल्ड कप बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि देखो ये मत सोचना कि ये इंडिया आया था सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट था, ये इंग्लैंड से बाहर निकल गया था, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो देखा आपने इसकी जर्नी। अच्छा फिर क्या हुआ, थोड़ा 1990s में अब थोड़ी इनको टीम्स को जो था इंडिक नेम देना था। तो जो टीम थी मुंबई, कोलकाता, इन सब के नाम चेंज होने शुरू हुए फ्रॉम बॉम्बे टू कैलकाटा, कि अब इनको हम थोड़ा इंडियन नाम देंगे। रणजी एंड दुलीप ट्रॉफी बिकेम वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अच्छा इस टाइम पे ना दोस्तों एक ज़बरदस्त केस चल रहा था। कौन सा केस चल रहा था? बीसीसीआई वर्सेस दूरदर्शन। वो केस क्या था? देखो सरकार का था ना, सरकार का पूरा कंट्रोल था लाइव टेलीकास्ट के ऊपर। तो जो इंडियन गवर्नमेंट थी ना, दे हैड फुल कंट्रोल ऑन लाइव टेलीकास्ट ऑफ एनी टूर्नामेंट। तो वो इतना एक्सरसाइज फॉलो करते थे कि बीसीसीआई यूज्ड टू पे दूरदर्शन 5 लाख रुपीस पर मैच। हर मैच का बीसीसीआई दूरदर्शन को 5 लाख रुपए देता था दिखाने के लिए कि प्लीज ये मैच दिखा दो। इतनी मोनोपोली होती थी। तो ये सुप्रीम कोर्ट में बहुत लंबा केस चला था और सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही हिस्टोरिक जजमेंट दी। वो जजमेंट क्या थी? वो जजमेंट ये थी कि बीसीसीआई अपने टेलीविजन राइट्स किसी को भी बेच सकता है। इट इज़ एन ओपन मार्केट, जो सबसे अच्छी बिड करेगा उसको टेलीविजन राइट्स मिलेंगे। दोस्तों अब बीसीसीआई का फॉर्च्यून बदलने वाला था। अच्छा इससे पहले ना एक छोटी डील और हुई थी, ट्रांस वर्ल्ड इंटरनेशनल। ट्रांस वर्ल्ड इंटरनेशनल ने बीसीसीआई के साथ टाई अप किया था। एक इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का टूर्नामेंट था। उस टूर्नामेंट में बीसीसीआई को मिले थे $1 मिलियन। वो जो पैसा था उसने सेटल किया था बीसीसीआई का लॉस, जो वो 87 से 91-92 तक देखते आ रहे थे। तो बीसीसीआई को पता था अगर हमें मौका मिले तो हम टेलीविजन राइट्स बहुत अच्छे में बेच सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर मोहर लगा दी थी। अब देखो दोस्तों मल्टी स्टारर स्टार्स पैदा होने शुरू हुए। द ग्रेट सचिन तेंदुलकर का एरा आया। सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट को बदल के रख दिया। ही वॉज नोन एज द गॉड ऑफ क्रिकेट। फिर राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, अनिल कुंबले, युवराज सिंह, वीरेंद्र सहवाग, इन लोगों का टाइम आया। क्रिकेट हैड बिकम अ रिलीजन। लोग कांस्टेंट अपडेट्स चेक करते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर था, एड्स था, ये सेलिब्रिटीज बन चुके थे, ये मूवी स्टार से ज्यादा फेमस थे, एवरीवन न्यू देम। तो अब क्रिकेट डायनामिक्स बिल्कुल बदल चुकी थी दोस्तों। अब मैं इसका आपको एक एग्जांपल दूं। जो दूरदर्शन इनसे 5 लाख रुपए मांगता था ना हर मैच का, 2000 में 4 साल की डील साइन करी थी दूरदर्शन ने फॉर 240 करोड़ दिए थे बीसीसीआई को मैच दिखाने के लिए। 5 लाख रुपए लेने से तो ऑलमोस्ट 250 करोड़ रुपए देने के लिए, ये टर्न था बीसीसीआई का। अच्छा 2000 का डेकेड ना इनके लिए बहुत अच्छा निकला। ये मैंने आपको बताया 2000 में 4 साल की डील हुई। फिर 2006 में निम्बस ने $612 मिलियन की डील साइन करी फॉर टेलीविजन राइट्स। अच्छा इसके बीच में क्या हुआ? इसके बीच में हुआ 2007 का वर्ल्ड कप और 2003 का वर्ल्ड कप। 2003 के वर्ल्ड कप में हम फाइनल तक पहुंचे थे और तब तक हम बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके थे, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आती जा रही थी। और 2007 के वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप अगेंस्ट पाकिस्तान हम फाइनल जीत चुके थे। ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी टीम की, और इसी की वजह से 2008 में सोनी ने $900 मिलियन की डील साइन करी और 2009 में ही रीएक्वायर किया $1.6 बिलियन के लिए फॉर द नेक्स्ट 10 years। $1.6 बिलियन विच इज अप्रोक्सीमेटली दोस्तों 11 से 12 हज़ार करोड़। और फिर 2012 में स्टार ग्रुप ने डील साइन करी 3851 करोड़ की। ये डील थी 6 साल के लिए। देखा आपने क्रिकेट कैसे बदल चुका था। अब इट वॉज अ रिच मैन्स क्लब, इट वॉज अ रिच क्लब, रिच बॉयज क्लब, वन ऑफ द रिचेस्ट बोर्ड्स इन द वर्ल्ड। और फिर बीसीसीआई को अब कहा जाता है कि इट कैन टेक ऑन द लाइक्स ऑफ NFL एंड NBA। ये वर्ल्ड की टॉप लीग्स होती हैं और इसके लिए बीसीसीआई का सबसे बड़ा बैट था IPL। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। क्रिकेट कैसे राइज हुआ इंडिया में, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई,
बीसीसीआई को बनाने में कितनी प्रॉब्लम आई थी। आज लोगों को बहुत आसान लगता है ये बोलना बीसीसीआई बहुत पैसे कमाता है, बट बहुत लोगों को उनकी स्ट्रगल्स नहीं मालूम। तो मैं आशा करता हूँ आपको मेरा कंटेंट पसंद आया होगा, एंड आई होप आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। आई होप यू हैव अ ब्लेस्ड डे एंड अ ब्लेस्ड लाइफ। थैंक यू सो मच।